हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 और 2 पर चर्चा कर चुके हैं और आगे भी हम इसी तरीके के मॉडल टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो ये बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में से किसका अपचयन हो रहा है। देखिए, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, थंबनेल में भी लिखा हुआ है, विस्तृत चर्चा की जाएगी। विस्तृत चर्चा की जाएगी मतलब कोई भी प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट मतलब आपको केवल उत्तर ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ की जाएगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन दो अभिक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसके हम उपचयन भी कहते हैं, और अपचयन होता है ऑक्सीजन का हटना। अपचयन, तो यहाँ पर वो अपचयन पूछ रहा है, तो यहाँ अपचयन जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, CuO। इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, इसलिए यहाँ पर अपचयन होने वाले पदार्थ का नाम कॉपर ऑक्साइड है और हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को कहते हैं। देखिए, धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाना, इस गुण को हम आघातवर्तनीयता कहते हैं। अब अन्य इसके जो ये सभी धातुओं के गुण हैं, तो इन पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले होता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को अगर हम पिघलाएं और अब उसको खींचते हैं, तो खींचने पर वो टूटती नहीं है, बल्कि उसका एक लंबा तार बनता चला जाता है। लंबा तार बनता चला जाता है, इसे हम तन्यता कहते हैं। ध्वनिकता, ध्वनिकता का मतलब होता है जितनी भी ध्वनियों पर अगर हम चोट करेंगे तो उनसे एक विशेष ध्वनि निकलती है, उनसे ध्वनियाँ निकलती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। और चालकता का मतलब होता है कि जो विद्युत धारा का और ऊष्मा का वो चालन करती हैं। तो यहाँ पर धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसे हम आघातवर्तनीयता कहते हैं। तो ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, एथीन के जलयोजन से बना यौगिक है। देखिए, एथीन जो होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको एथीन कहते हैं। तो एथीन का जब जलयोजन हम करेंगे, मतलब इसमें जब जल जोड़ेंगे, तो जल को जोड़ने से हमें जो है अल्कोहल प्राप्त होता है, C2H5OH। तो हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में से किस निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है। तो देखिए, आलू के जो चिप्स होते हैं आपने देखे होंगे कि जो कुरकुरे वगैरह होते हैं इनमें गैस होती है, तो वो गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन गैस भरने का कारण ये होता है कि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है और वो उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है उससे किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है, और जिसके कारण उसका जो भोज्य पदार्थ होता है, जैसे आलू की चिप्स हो गई, कुरकुरे हो गए, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। तो ये हमारा जो है स ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हमारी रुधिर की प्रकृति क्या होती है। हमारा जो रुधिर होता है वो हल्का क्षारीय होता है, अर्थात उसका जो पीएच होता है वो 7.5 से लगा करके लगभग 8 तक होता है। 7.5 उसका पीएच या 7.4 उसका पीएच मान सकते हैं। एग्जैक्ट तो 7.4 होता है पीएच, यानी हल्का क्षारीय होता है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, 3 होती हैं, ये हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो पहला जो ए ऑप्शन है वो एल्कीन का है, ठीक है। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो वो एल्केन हो जाता है, और अगर 2 घटा देते हैं तो एल्काइन हो जाते हैं। तो यहाँ एल्काइन का पूछ रहा है, तो हमारा जो स ऑप्शन है CnH2n-2 वो हमारा एल्काइन होता है, अर्थात जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है वो एल्काइन होते हैं। जो बीच वाला ब ऑप्शन है वो एल्केन का होता है और पहले वाला एल्कीन का होता है। तो सबसे पहले आप एल्कीन का सूत्र याद करें, और उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो वो एल्केन पहले वाला, और 2 घटाएंगे तो एल्काइन हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की जो रक्त वाहिनी होती है वो क्या कहलाती है। जो सबसे पतली होती हैं उनको हम केशिका कहते हैं। देखिए, धमनी जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, शिरा जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनियाँ मिलकर के जो बड़ी बनाती है उसको महाधमनी कहते हैं। तो जो सबसे छोटी, जो सबसे पतली होती है, सबसे कम व्यास की होती है, उनको हम केशिका कहते हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है। देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र
देखिए तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं होती है, जैसा कि यहाँ पर इसका उत्तर यही होगा, कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं। जैसा भी आपके प्रश्न आए उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। यहाँ पर मैं विस्तृत चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये परिधीय तंत्रिका तंत्र ऐसे कैसे प्रश्न आ जाए, वो पूछ ले। आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं, जबकि हमारा जो ब ऑप्शन होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 में भी ये प्रश्न आया था, तो उसमें ऑप्शन थोड़े अलग थे। तो देखिए पादप हार्मोन 4 होते हैं। पादप हार्मोन 4 में एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिबलेरिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक अम्ल। इन 4 में से जो भी ऑप्शन हो वो आपका सही होगा। यहाँ पर जिबलेरिन दिया हुआ है तो ये जिबलेरिन आपका सही उत्तर है। बाकी सभी जो है जंतु हार्मोन है। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। देखिए पुष्प के स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले भाग को हम वृत्तिका कहते हैं। यहाँ बीच वाले भाग का ही पूछा गया है तो आपका उत्तर वर्तिका होना चाहिए। और नीचे वाले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। परागकोश जो है वो पुंकेसर का भाग है, यानी पुंकेसर का भाग है ये। अगला प्रश्न है 11वां, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? देखिए इसमें ऐसे प्रश्नों में आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। मटर के पौधे का चयन किया था, अपने संकरण में केवल एक लक्षण को ही एक बार लिया था और वंशावली अभिलेख में रखे थे, यानी उसका रिकॉर्ड रखा था। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी आएगा। अपघटकों का कार्य है। देखिए अपघटकों का कार्य, अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। भोजन का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं। अपघटक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, अर्थात उसको पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कि कोई गाय भैंस बकरी मर जाती है तो आप देखेंगे कि दूसरे या 5वें 6ठे दिन उसमें जो है वहाँ पर मिट्टी मिट्टी रह जाती है, हड्डियों का ढांचा और मिट्टी रह जाती है। वो बाकी जो चीज़ होती है उसको सबको वो मिट्टी में मिला देते हैं। तो यानी पदार्थों की चक्रीकरण करने का कार्य करते हैं, अर्थात उसको पुनः भूमि में मिलाने का काम वो करते हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को समझ लीजिए। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है, और उत्तल लेंस इसका विपरीत होता है। यानी उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है आभासी की जगह वास्तविक होता है और सीधे की जगह उल्टा होता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब जो ये यहाँ जानना जरूरी है इस कि भाई रेटिना में लेंस कौन सा होता है। देख हमारी नेत्र जो होता है, जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। और अभी जैसे कि इस प्रश्न से जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ऑप्शन आएगा उल्टा और वास्तविक आएगा, यानी द ऑप्शन हमारा सही है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 है कि 6 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 1C यानी 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये एक न्यूमेरिकल प्रश्न है और यहाँ इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्नों की एक सीरीज हम अलग से पूरे जो जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं उनके चैप्टर अलग से लेंगे, उनको आपको समझाया जाएगा। तो 6 जूल इसको कर लीजिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। धारा मापने वाला यंत्र अमीटर होता है। अब ये भी जान लीजिए अमीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और वोल्टमीटर जो होता है परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगता है। तो यहाँ पर विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत, अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। देखिए फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है, फ्यूज एक पतला तार होता है। फ्यूज लगाने का बेनिफिट ये होता है कि जब करंट ज़्यादा होता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, करंट ज़्यादा हो जाता है तो वो फ्यूज गल जाता है, गर्म होकर के वो गल जाता है और आगे जो है परिपथ में विद्युत धारा का कनेक्शन कट जाता है। तो ये गर्म होकर के करता है, इसलिए ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारे जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियो
देखें। धन्यवाद।